फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कुर्सी के पीछे की बहुत बड़ी कहानी इस वक्त लिखी जा रही है, खेली जा रही है कि दिल्ली में क्या बड़े परिवर्तन होंगे केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा थी इस बात की पहले भी, और अब वो सुगबुगाहट कुछ और तेज हुई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में बड़े बदलाव के सिग्नल मिल रहे हैं। सरकार से संगठन तक बहुत कुछ बदलने वाला है। नरेंद्र मोदी की टीम 2024 तैयार हो रही है। चर्चा कई दिनों से थी, लेकिन देर रात प्रधानमंत्री मोदी के घर पर चली मैराथन मीटिंग के बाद अब परिवर्तन तय माना जा रहा है। क्या क्या बदलाव होंगे, कहां कहां बदलाव होंगे, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसका डिमोशन होगा, कहानी कुर्सी की में आज हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है जानना कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं या वो क्या परिवर्तन कर सकते हैं, जब तक वो खुद किसी को इसके बारे में ना बताएं। फिर भी हम आज कोशिश करते हैं। और आपको अभी जो बैठक हुई इसके बारे में थोड़ा हम बता दें। कल ये मीटिंग चली, बताया जा रहा है 4 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चलती रही। इसमें एजेंडा नंबर 1 सरकार में बदलाव था कि आखिर मंत्रिमंडल में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। एजेंडा नंबर 2 संगठन में बदलाव, यानी कि पार्टी के स्तर पर क्या बदलाव अमूमन होता है। कुछ अगर बड़े मंत्री होते हैं उनको फ्री किया जाता है सरकार के कामों से, आप जाके संगठन के काम देखिए, संगठन से नए लोगों को लाया जाता है सरकार में। तीसरा बड़ा एजेंडा 4 राज्यों के चुनाव। अब और यहां बहुत कुछ तय होना है इन 4 राज्यों से कि आगे क्या माहौल बनेगा 2024 में जाते जाते। और 2024 पर तो अब इस वक्त पार्टी और सरकार सबका फोकस है ही। तो ये इस मीटिंग का एजेंडा था। अब इस बैठक में सवाल यही था कि क्या बड़े बदलाव किए जाएं। अब वो बदलाव क्या हो सकते हैं। 4 घंटे की इस बड़ी बैठक में जो नए मंत्री बनेंगे उनके नामों पर चर्चा हुई होगी। कुछ को हटाया जा रहा है, ये भी साफ है। अब क्या वो लिस्ट फाइनल हो गई है? क्या कुछ मंत्रियों के केवल प्रभार बदले जा सकते हैं, यानी उनके मंत्रालय जो है वो बदले जा सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्षों का भी क्या ऐलान होगा, खासकर जो राज्य जिनमें चुनाव होना है वहां पर क्या कोई गुंजाइश है कि नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा यही कहानी कुर्सी की में हमने एक दिन चर्चा की थी, आपको खबर दी थी कि आरएसएस के साथ पार्टी संगठन की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें गृहमंत्री भी शामिल थे। और उसमें संगठन ने आरएसएस ने अपनी ओर से कुछ सुझाव दिया था, कुछ फीडबैक दिया था। और उसके बाद अब हो सकता है कि उसको भी इनकॉर्पोरेट करके अब कोई फाइनल तस्वीर बनी हो कि क्या ये परिवर्तन किए जाने। तो बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र पराशर के ऊपर है। खबर इनके पास सारी होती है, आवाज देखते हैं कितनी आपके साथ शेयर करते हैं। देवेंद्र, अब ये बैठक हुई तो पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि इस बैठक के बारे में भी सबसे पहले ही नहीं पता था। अब ये बैठक हुई, इसके अंदर क्या हुआ, क्या एजेंडा था, और हम जो सुन रहे थे कि केंद्र में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या बस कुछ दिनों की बात है वो? और सर सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना ठीक रहेगा दर्शकों के लिए भी कि जो बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच, ये 3 लोग ही थे उस बैठक में। वो बैठक जो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे चली थी, समझ सकते हैं आप कि अगर ये 3 लोग ही बैठे हों तो उस बैठक की जानकारी बाहर आना कितना एक तरह से मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव काम। आपका डिस्क्लेमर हमने नामंजूर कर दिया। नहीं, ये फैक्ट यही है क्योंकि पार्टी के किसी भी नेता के अंदर या सरकार के किसी व्यक्ति के अंदर ये दुस्साहस आप कहें कि नहीं हो सकता कि वो इन नेताओं से पूछे कि भाई आपने बैठक में क्या हुआ। लीक खबरें वहीं से होती हैं, ये चीज़ तो है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसको ठीक तरीके से समझें तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, और उसको हम लोग एकदम आधिकारिक तौर पे बता सकते हैं कि इतनी बात तो है, इसके आगे की कहानी का इंतजार है। जितनी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ, की मंत्रिमंडल में विस्तार को लेके नामों तक पे चर्चा हो चुकी है। उन नाम पे मुहर लगा या नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री ने क्या फैसला किया इस बाबत अभी जानकारी नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक राज्य के हिसाब से इस पर चर्चा हो चुकी है। जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट को 1 मंत्री पद दिया जाना है। उनके गुट के तरफ से, शिंदे की तरफ से इनफैक्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहा गया था 1 कैबिनेट 1 एमओएस के लिए, लेकिन सिर्फ 1 कैबिनेट उनको दिया जाएगा। राजस्थान को लेकर चर्चा हो चुकी है, बिहार को लेकर चर्चा हो गई है। तो जो चर्चा है वो पूरी हो चुकी है, फाइनल आउटकम अभी उसका इंतजार रहेगा। दूसरी चीज की इस बैठक से पहले सौरभ अगर आप देखें तो पीएम के अमेरिका जाने से पहले 4 दिन मैराथन बैठक हुई थी, उसके जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, इसके अलावा संघ के तरफ गृह मंत्री अमित शाह और संघ के तरफ से अरुण कुमार जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखते हैं वो मौजूद थे। और बीजेपी मुख्यालय में ना करके, क्योंकि संघ के व्यक्ति को आना था, तो बीजेपी के जो एक्सटेंडेड ऑफिस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, उसमें यह बैठक चली थी। उन बैठकों के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन बैठकों के समय एक बार ब्रीफ कर दिया था। कल कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बैठे थे। उसके बाद संघ के एक बहुत बड़े नेता की गृहमंत्री अमित शाह से कल ही मुलाकात हुई है और इन मसलों पे चर्चा हुई है और उसके बाद फिर रात में ये बैठक हुई है। इतनी सारे डेवलपमेंट के पीछे वजह यह है सौरभ कि एक तो सरकार में जो बदलाव आपको करने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ बदलाव करने हैं, उत्तर प्रदेश में 4 नाम चर्चा में है। दूसरी चीज की संगठन में भी बदलाव करने हैं और तीसरी चीज की गठबंधन को लेकर आपको फाइनल डिसीजन लेना है। और इन सब के बीच संगठन में बदलाव करने के पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह यह है कि संगठन को 2024 के हिसाब से कैसे आक्रामक तरीके से बनाया जाए, उसको लेकर बहुत गहन मंथन चल रहा है। तो चलिए, सरकार, संगठन और सहयोगी, 3 जो आपके हैं उनको जवाब देना है। अगर 3 पैमानों पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की यही जानने में सरकार में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। और ठीक है, मैं आपको इससे ज्यादा पोक नहीं करूंगा कि हम कुछ स्पेकुलेशन जैसा कुछ करें, उसकी जरूरत नहीं है। जितनी खबर है उतनी हम आपके पास शेयर करेंगे। लेकिन हम ये तो बात कर सकते हैं कि अगर बड़े बदलाव होने तो बड़े चेहरे कौन से हैं विनोद जी, और अगर आपके पास कोई खबर हो इस बारे में तो प्लीज आप दीजिए। देवेंद्र जी बैठे हुए हैं तो हम सबके पास क्या खबर होगी, क्योंकि हम लोग मीडिया में चर्चा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में क्या हो रहा है, इसके बारे में तो मोदी जी को पता होगा या देवेंद्र जी को पता होगा। हम लोग इस तरह की एक लाइटर मूड में चर्चा होती है, क्योंकि बस जानकारियां इनके पास बहुत रहती हैं, पुख्ता जानकारी रहती हैं। मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दों पे बात हुई होगी, काफ़ी मुद्दे तो उन्होंने बता ही दिए। एक तो मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी प्रधानमंत्री जी ने जरूर बात की होगी, क्योंकि ये 7-8 महीने बाकी हैं चुनाव में। 2024 के अप्रैल में मई में चुनाव हो जाने हैं, तो बहुत समय बचा नहीं है सरकार के पास। इसलिए और दिसंबर के बाद तो सरकार वैसे इलेक्शन मोड में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक तो जो नॉन परफॉर्मिंग मंत्री हैं, चाहे वो बड़े चेहरे हों या छोटे चेहरे हों, एक तो उनको प्रधानमंत्री जी शायद अपनी टीम से बाहर करना चाहेंगे और उनकी जगह जो ज़्यादा परफॉर्मेंस से डिलीवरी देने वाले मंत्री हो सकते हैं उनको लाने की बात होगी। एक तो ये मुझे लगता है संगठन के स्तर पर यह है, जिस तरह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी है और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की चुनौती सामने है पार्टी के सामने, तो संगठन में भी ऐसे लोगों को थोड़ा आगे लाके जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि टल बहुत गया है संगठन में। जो पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होनी है, बदलाव होने हैं, वो काफ़ी लंबा टल गया। नड्डा जी को जो कार्यकाल दूसरा मिला एक्सटेंशन, उसके बाद ये हो जाना चाहिए था काम, लेकिन काफ़ी टल गया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ये प्रकृति नहीं रही इतना लंबा टाले जाने की, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी में फैसले बहुत समय से जल्दी होते रहे। इस बार ये काफ़ी लंबा टल गया है। इसलिए भी मुझे लगता है कि चुनाव, विधानसभा चुनावों से पहले और बहुत जल्दी संगठन में ऐसे चेहरों को आगे लाया जाए जो वाकई ग्राउंड पे जाके परफॉर्म कर सकें। अब वो कौन चेहरे हो सकते हैं, वो हो सकता है सरकार में कुछ ऐसे लोग हों जिनको लाया जाए। लेकिन एक चीज़ है, पैटर्न की जो बात की इन्होंने, पिछली बार जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और बदलाव हुआ तो जितने लोग मंत्रिमंडल से बाहर गए थे कोई भी संगठन में नहीं आया, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हों, हर्षवर्धन जी हों, ये सारे बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे। मुख्तार अब्बास नकवी का आप देख लीजिए, उनका कार्यकाल भी राज्यसभा का नहीं बढ़ा, तो संगठन में किसी को नहीं लाया गया। तो क्या अभी जो सरकार से लोग बाहर किए जाएंगे, अगर पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है, तो अगर सरकार में वो नॉन परफॉर्मिंग है तो संगठन में कैसे परफॉर्मिंग हो जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों पर विचार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच में हुआ होगा और पार्टी अध्यक्ष के बीच में। तो मुझे लगता है कि अब नाम की जहाँ तक बात है, मेरे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मैं नाम बता सकूं कि कौन बाहर जा रहा, कौन अंदर आ रहा है। और देवेंद्र जी के सामने वैसे मैं साहस नहीं कर सकता हूं नाम बताने के, गलत। अच्छा, ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी है, इतना तो आप इशारा दे सकते हैं कि बड़ी एक्सरसाइज है सर। मैं केवल सरकार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर सरकार में अगर जब चेंजेस होगा तो उसमें 10 से 15 आप चेंजेस उसमें देखेंगे, नए लोग, हाँ नए लोग और चेंज करने के साथ। लेकिन कुछ स्टेट्स के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र का मैंने आपको उदाहरण दिया, बंगाल की बात कर लें, बंगाल को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी जानकारी है, बंगाल को लेकर जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से जो मंत्री, मौजूदा मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं। और इसलिए नहीं कि उनका कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो, इसलिए कि पॉलिटिकली अभी भी वो सुटेबल हैं, तो उनको उसी तरह बंगाल वाले सेफ हैं। बंगाल वाले सेफ हैं। और राजस्थान में इंक्लूड किया जाएगा, और राजस्थान में जो इंक्लूड किया जाएगा उनमें से 2 नामों को लेकर लगातार बहुत गहन चर्चा चल चुकी है। फाइनल आउटकम का इंतजार है, और जो चर्चा चली है उसमें वसुंधरा राजे की भी सहमति ली गई है। सहमति उनकी ली गई, उनकी भी सहमति ली गई थी। और ये जो भी नाम हम लोग जब चर्चा की बात कर रहे हैं, तो जो फीडबैक लिया गया था, एक तो प्रधानमंत्री का अपना सिस्टम होता है जिसमें वो परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। दूसरी चीज़ की संगठन के स्तर पर जो फीडबैक लिया जाता है, तो उसमें हर एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से भी उसकी राय ली गई है, उसके प्रभारी से उसकी राय ली गई है कि पॉलिटिकली आपको क्या लगता है, किस वर्ग को। राजस्थान के जो कुछ बड़े चेहरे हैं अभी सरकार में, वो सेफ हैं। और राजस्थान में जो बड़े चेहरे हैं उनमें से एक के ऊपर थोड़ा सा खतरा जरूर है, अन्यथा कोई उसमें बहुत मसला नहीं दिख रहा है। लेकिन इंक्लूड करने वाली चीज जो है, उसमें 2 नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है सौरभ। राजस्थान में जिनके नाम की चर्चा होती थी विकल्प के तौर पर, वो सेफ हैं।
वो विकल्प नहीं है, कम से कम इतना आप तय मान सकते हैं। चलिए, कुछ तो खबर दी आपने। घुमा के कोशिश तो की आपने कि कुछ बोलेंगे, लेकिन देवेंद्र जी भी बहुत मजे देखिए में भाई, परेशान अब जो सीसीएस होती है उसके ऊपर कुछ ऐसा होता, अगर कोई इतनी बड़ी कोई चीज हो रही होती तो मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं, देवेंद्र उसके बारे में खुद ही बता देते। तो वैसा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद तो चेहरे, बड़े जो हैवीवेट चेहरे हैं, उसमें अगर आप बात करें तो वो तो फिर कंटिन्यूटी में है। सर, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, और पॉलिटिकल कंपल्सन के हिसाब से जो डिसीजन कहते हैं ना कि 2024 के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में आप, फॉर एग्जांपल, अभी उस पर हालांकि एक राय स्टेट की तरफ से ये दी गई थी कि चिराग पासवान को अगर अपने गठबंधन में लाना है, क्या उनको मंत्री बनाना चाहिए? अगर उनको मंत्री बनाना चाहिए तो क्या ऑलरेडी जो पारस हैं उनकी छुट्टी की जानी चाहिए? उस पर जो जानकारी है, उस पर सहमति इस बात को लेकर बनी है कि उसमें जो मौजूदा सेटअप है उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी को ऐसा अंदेशा है कि अगर आप पारस को यहाँ से हटाएंगे तो हो सकता है कि वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाएं, और फिर खामखा भले ही उनके पीछे कोई बहुत वोट बैंक ना हो, लेकिन एक नैरेटिव खराब होगा कि आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ऐसी सहमति बनी है कि बिहार को वैसे ही छोड़ दिया जाए। शिंदे क्योंकि आपके साथ हैं तो उनको आपको इंक्लूड करना है। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल कंपल्सन वाले डिसीजन हैं वो लिए जाने हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मंत्री आ जाएंगे उससे सरकार का कोई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। सौरभ, इस बात को आप जैसे समझें कि दिसंबर तक ही जो काम होना है, मुख्यतः दिसंबर तक ही होना है। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उस बैठक में बाकायदा ये कहा था कि जितने जो फ्लैगशिप स्कीम है, केंद्र सरकार की 13 से 14 फ्लैगशिप स्कीम है, उनके सारे सैचुरेशन तक की जो स्थिति हो सकती है, अधिकतम जो आप कर सकते हैं, वो दिसंबर तक अचीव कर लें। कुछ एक चेहरे ऐसे, देखिए क्योंकि नाम तो हम नहीं ले सकते अभी, कुछ एक चेहरे जो कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, सरकार के ऊपर कोई बात आई या सवाल कुछ उठा, या अगर विरोधियों पर हमला करना रहा तो कुछ मंत्रियों को आगे किया गया, आप कह सकते हैं, जो कि फेस बने सरकार का। तो ऐसे नामों के बारे में भी मेरे ख्याल में चर्चा हो रही है। इन नामों में कोई सरप्राइज जैसा नहीं दिख रहा है। जो सरकार के फेस हैं उनमें से किसी की छंटनी हो रही हो। एक नाम को लेकर सौरभ, कम से कम मैं आपको बताऊं कि 7-8 महीने पहले ऐसी स्थिति थी, और गुजरात चुनाव से पहले, कि लगभग तय माना जा रहा था कि अगला विस्तार जैसे होगा इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। और उनकी एक बड़ी वजह से सरकार के अंदर जो शीर्ष स्तर पर जो नाराजगी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और वहाँ पर अब उनको कोई समस्या नहीं होने जा रही है। अच्छा, एक छोटा सवाल, सवाल के दो हिस्से हैं। पहला ये कि क्या विभाग भी बदले जाएंगे? कुछ बड़े लोगों के मंत्रिमंडल में रहते हैं लेकिन विभाग बदला जाए, नंबर एक। दूसरा, क्या किसी ऐसे नेता को भी मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है जो अभी एनडीए का हिस्सा ना हो? उस बात को लेके फाइनल डिसीजन के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है कि जो एनडीए के अभी हिस्सा नहीं है उनको लेकर आने को लेके क्या सहमति बनी नहीं बनी, जो पटना नहीं गए थे। जी हाँ, उसको लेके अभी अब आप तो कम से कम नाम लेकर बोलिए, कौन? मैं तो जयंत चौधरी की बात कर रहा हूँ। जयंत चौधरी की बात, तो ये बात तो खुल के होनी चाहिए। उनसे पहले भी बात हुई थी, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि फाइनल डिसीजन क्या हुआ उनकी तरफ से ये नहीं है। लेकिन इसकी ये चर्चा थी कि वो इधर आ जाएंगे, बातचीत हुई थी और गंभीरता से काफी बातचीत हुई थी, और बातचीत में उनके तरफ से भी जो हमें जानकारी मिली, जो लोग बातचीत कर रहे थे, हाँ, वो जयंत चौधरी पटना नहीं गए कहकर कि मेरे कोई प्रायर एंगेजमेंट। उसमें सौरभ एक जो पेच था, जो पेच कितना सुलझ पाया अभी जानकारी उस बात की नहीं है। उनको कहा जा रहा था कि आप विलय कर लें, इस बात आरजेडी का विलय कर ले, आरएलडी का विलय कर ले, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। विलय अगर वो करेंगे तो सिर्फ 2 लोकसभा की सीट, एक उनकी और एक उनके पसंद के व्यक्ति को 2 लोकसभा की सीट आपको देनी होगी। विलय नहीं करेंगे, गठबंधन के तौर पे जाएंगे तो आपको ज्यादा सीटें चाहिए होगा, बार्गेनिंग हो जाएगी। तो पार्टी की तरफ से विलय वो करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं करना, लेकिन बात अभी टूटी नहीं है, चल रही है। और फाइनल क्या हुआ वो अभी जानकारी। आज देवेंद्र जी हॉट सीट पर हैं, आप भी कुछ? नहीं, देवेंद्र जी हॉट सीट पे हैं, इनसे एक सवाल हम पूछेंगे और कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, समझ है। देखिए, एक तो ये कि सरकार ने अपने 4 कम से कम मंत्रियों को बाहर करने का निर्णय लिया है। वाह, ये तय है, ये खबर आई। मैं नाम नहीं ले सकता हूं किसी का। कैबिनेट या स्टेट? और दूसरा, मुझे लिख के बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा नहीं। और दूसरा, नए चेहरों को संगठन और सरकार दोनों में एलिवेशन मिलने जा रहा है। उसका जो मूल आधार है, पिछले 1 साल में जो संगठन के काम थे उनके आधार पर बाकायदा परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है, जो 2 चैनल से आई है, सरकार के चैनल में भी और संगठन के चैनल में। दूसरा, सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उन्होंने संगठन का कितना ख्याल रखा है, विशेष करके जिस राज्य विशेष से आते हैं उसमें उनकी कार्यकर्ताओं की उन तक एक्सेस रही क्या, इसके आधार पर 2 लोग बहुत ठीक से खतरे में हैं। अब वो कितना उनके ऊपर असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। कैबिनेट मिनिस्टर्स? उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री निश्चित तौर पर जाने वाले हैं, वो
पूरब भरेगा या पश्चिम भरेगा, ये देवेंद्र जी बताएं, मेरा सवाल हो गया, यही मैं बंद करता हूं। जाने वाले पूरब के हैं या पश्चिम के हैं? नहीं, जाने वाले तो पूरब के हैं। यूपी से 4 नाम ऑलरेडी सौरभ लगभग तय माने जा रहे हैं कि जब एक्सपेंशन होगा तो उन चारों नामों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा और छंटनी भी लगभग तय मानी जा रही है। और दूसरी चीज़ की, जैसे कुछ लोगों ने, जैसा कि हर्षवर्धन जी बता रहे थे, फॉर एग्जांपल नाम के तौर पे अगर आप लें तो ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, नॉर्थ ईस्ट में उनको लगाया गया था और पार्टी उनके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है और ऐसी चर्चा है कि उनको एलिवेट किया जाएगा। वो संगठन में उनका एलिवेशन होगा, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। संगठन वाला फैसला सौरभ चर्चा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो मंथन चल रहा है वो संगठन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीजेपी में। और ये जैसे जो इतनी सारी बैठकें हम लोग देख रहे हैं ना, इन बैठकों का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि बहुत मंथन हो रहा है, इस बैठकों के पीछे वजह यह है कि कुछ ज़बरदस्त गतिरोध है। उस गतिरोध के बाद फाइनल डिसीजन क्या निकलना है वो अभी नहीं निकला है। गतिरोध कहां से? संघ और बीजेपी के बीच संघ से गतिरोध और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप कह सकते हैं, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई छोटा मसला हो, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है और बहुत कठोरता के साथ उस पर एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। अगर वो एक्शन हुआ तो निश्चित तौर पर संगठन के लिहाज से आप उसमें बड़ी चीज़ देखेंगे। संघ चाहता है कि सरकार कठोर फैसले ले या पार्टी कठोर फैसले ले? उसमें सिर्फ उस रूप में मत बोलिए कि संघ, जैसे संघ सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको ये लगता है कि सलाह उनका फीडबैक ये है। हाँ, ये जरूर है, लेकिन जैसे मैं डिक्टेट की बात जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हों तो संघ का दखल जो आमतौर पे बीजेपी की पहले की सरकारों में रहता था, इस सरकार में वो बहुत ज़्यादा सीमित हो जाता है। लेकिन ग्राउंड से जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होता है कि सरकार जिस प्रकार का काम संगठन से चाहती है, और क्योंकि संगठन में संघ की भूमिका बहुत अहम रहती है, तो ऐसे में सरकार जिस काम को चाह रही है, अगर संगठन के लोग उसे परफॉर्म ना कर रहे हो तो इधर से भी दबाव रहता है कि इनको चेंज करना चाहिए। चलिए, बिना नाम लिए मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई। अब आपको कुछ और नाम की बात करनी हो? मुझे लगता है कि एक चीज जो देवेंद्र जी कह रहे हैं मैं उसमें बस जोड़ देता हूं, संघ और सरकार के बीच में ऐसा समन्वय भी पहले कभी नहीं दिखा था। अभी डिक्टेट करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर हम उसको बहुत एकदम सीधे समझने वाले शब्दों में कहें तो मित्रवत और एक आयु वर्ग का मसला है। बातचीत इस हद तक हो जाती है जो पहले कभी नहीं होती थी। पहले जिस तरह की चीजें थी, जो वाया बहुत सी चीजें होती थी, वो वाया नहीं होता है। नीचे के लेवल पर आप कहेंगे तो संघ का दखल भी उस तरह से नहीं होता है, लेकिन जब आप टॉप की बात करेंगे तो बहुत बेहतर समन्वय है। और जो ये सारा गतिरोध जिसकी बात हो रही है वो शायद इसी वजह से है कि उनको बताया गया है कि इन बिंदुओं पर अगर बदलाव नहीं हुए, क्योंकि 24 और 24 के बाद उसकी राजनीति कैसी होगी, सबसे बड़ी वजह ये है उत्तर प्रदेश से जो मतलब एक और कह दूं कि अगर उस तरह से दिखे तो संगठन में उत्तर प्रदेश से जो लोग खाली हुए उनमें से कोई संगठन की भूमिका में आ सकता है। अच्छा, इतना इशारा आप और दे दें। जो बदलाव होने जा रहे हैं, मैं आपसे पूछा कि क्या उसका पैमाना क्या है, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, तो क्या इसमें कुछ शॉकिंग एलिमेंट्स भी होंगे? और सरकार के स्तर पे कोई बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ हो जाए, इसके संकेत बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। और उस तरह से कोई बहुत बड़े मंत्री की छुट्टी कर दी जाए, किसी को बाहर निकाल दिया जाए, इसके संकेत वैसे नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज इस रूप में है कि एक पॉलिटिकल कंपल्सन वाला एक्सपेंशन है। वो इस लिहाज से नहीं है कि किसी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया, उसके लिहाज से उसको आप बाहर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली 2024 के हिसाब से क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं, उनमें किसको एकोमोडेट किया जाना ज़रूरी है, वो हो रहा है। संगठन के हिसाब से जो फेरबदल होगा उसमें सौरभ सबसे बड़ा और एकमात्र क्राइटेरिया परफॉर्मेंस होने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।